हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोरियन लैंग्वेज लर्निंग कोर्स के लेसन 2 में। अगर आपने मेरा लेसन 1 देखा है जो कि एक पॉडकास्ट थी, तो उसमें मैंने कोरियन लैंग्वेज के बारे में, कोरियन लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो कैसे आई, उसका ओरिजिन क्या है, उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा कोरियन लैंग्वेज के जो सेंटेंस पैटर्न है, जो ग्रामर है उसका, और हिंदी के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत बात किया था। और इंडिया और कोरिया के रिलेशंस के ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात की थी। इसके अलावा कोरियन लैंग्वेज के अंदर जो वॉवल्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मैंने बहुत ब्रीफ में समझाया था, जिस पे अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज का जो लेसन है उसमें हम लोग कोरियन लैंग्वेज की जो बेसिक वॉवल्स हैं और उन बेसिक वॉवल्स को मिला के जो कॉम्प्लेक्स वॉवल बनाए जाते हैं, जिनको डिफ्थोंग्स कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने फ़र्स्ट लेसन, इंट्रोडक्टरी लेसन में बताया था, वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने उसको ध्यान से सुना होगा और अभी तक आपको वो याद होगा। अगर नहीं तो आप दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो अब हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो पॉडकास्ट के अंदर बताया था, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जल्दी जल्दी से फिर बता देता हूँ। तो कोरियन लैंग्वेज के जो स्क्रिप्ट है, जिसको हंगल कहते हैं, उसके जन्मदाता किंग सेजोंग, ये कोरिया में चोसन डायनेस्टी एक राजवंश था, उस डायनेस्टी के फोर्थ किंग थे। और ये एक स्कॉलर थे। और इन्होंने उस समय, जैसा कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया था, उस समय कोरियन लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ये लोग चाइनीज़ लैंग्वेज ही एज अ स्क्रिप्ट यूज़ करते थे। लेकिन वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में काफ़ी मुश्किल होती थी और उसके जो स्कूल्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। बहुत सारे जो लेमैन थे वो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो मतलब पढ़ना, लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। सिर्फ जो किंग की जो रॉयल्टी, अपर क्लास के जो लोग, जिनको कोरियन में यांगबान कहते हैं, या किंग के जो कोर्ट में रहते थे, वही लोग इसको सीखते थे। और ज़्यादातर जो देश के लिए नियम कानून सब बनाए जाते थे, उसे वही लोग बनाते थे और वही लोग समझ पाते थे। लेकिन किंग सेजोंग, जो कि अपने आप में एक स्कॉलर थे, उनका ये मानना था कि वो एकेडमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और उनका मानना था कि देश के लिए जो भी कुछ नियम कानून बनाए जा रहे हैं, हर आम आदमी को उसे पढ़ना, उसे समझना आना चाहिए, और हर आम आदमी को भी लिटरेट होना चाहिए। तो उन्होंने इस पर्पज़ से अपने स्कॉलर्स को पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में भेजा, वहाँ की लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए। और उसके बाद इन सारी लैंग्वेजेस के पैटर्न, ग्रामर, इन सब को समझ के फिर इस कोरियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को बनाया गया। तो ये काफ़ी साइंटिफिक स्क्रिप्ट है और इसको मतलब नेचुरल एलिमेंट्स से ड्राइव किया गया है। नेचुरल एलिमेंट की साउंड से, नेचुरल एलिमेंट की शेप से, फोनेटिक्स के प्रिंसिपल्स से, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। लेकिन शुरू में जब इस लैंग्वेज को बनाया गया, तो इस लैंग्वेज को लेके जो अपर क्लास के लोग थे उनको काफ़ी ऑब्जेक्शन था कि अगर सारे ही लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, सभी लोग लैंग्वेज समझने लगेंगे, देश के नियम कानून सभी जान जाएंगे, तो हमारी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी। तो उन लोगों ने शुरुआत में पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने एक मिक्स फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का चलन शुरू कर दिया, जिसमें कोरियन और चाइनीज़ दोनों एक साथ इस्तेमाल की जाती थी। अब जैसे कि आप इस स्क्रिप्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो कोरियंस के बीच में कुछ कुछ चाइनीज़ वर्ड्स भी आ रहे हैं। और आप देख लीजिए, पहले के टाइम में जैसे चाइनीज़ भी और कोरियन भी इस तरह ऊपर से नीचे लिखी जाती थी और राइट टू लेफ़्ट चलती, जैसे उल्टी साइड से, जैसे उर्दू लिखी जाती है। हालांकि उर्दू तो सीधी लिखी जाती है, ऊपर से नीचे नहीं, बट चाइनीज़ और कोरियन ये सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं ऊपर से नीचे लिखी जाती थी और राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। अभी ये पैटर्न चेंज हो गया है, बट अभी भी अगर आप कोरिया के कुछ पुराने स्कल्पचर्स उठा के देखेंगे तो उसमें इसी टाइप की स्क्रिप्ट आपको मिलेगी। और दिखेंगे बीच बीच में, कोरियन के बीच में कुछ कुछ लेटर्स वो लोग चाइनीज़ के लिख देते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से उन्होंने इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब हम आगे चलते हैं। कोरियन लैंग्वेज के बारे में मैंने जो उसके वॉवल्स की शेप है वो कैसे बनाई गई है, उसके ऊपर मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्टरी लेसन में भी बताया था। और अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन के ज़रिए यहाँ दिखा रहा हूँ कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर जो भी वॉवल्स होते हैं, उनके अंदर 3 मेन
पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक स्मॉल डॉट, और वो अब एक छोटी लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन वो एक छोटी लाइन। पहले से स्क्रिप्ट अब काफ़ी चेंज हो गई, तो मॉडर्न स्क्रिप्ट में डॉट नहीं लगाते, मॉडर्न स्क्रिप्ट में वो छोटी लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और ये स्काई को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपको मिलेगी एक लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल, जो कि अर्थ को, मतलब पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, और एक वर्टिकल लाइन जो कि ह्यूमन को, मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 बेसिक शेप्स हैं जिनसे कोरियन वॉवल्स सारे के सारे बनाए जाते हैं। तो कोरियन वॉवल्स को नेचुरल एलिमेंट से ड्राइव किया गया है। इसके अलावा उन वॉवल्स को कैटेगराइज किया गया है लाइट वॉवल और हैवी वॉवल में। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं पता हो, कोरियन फ्लैग में भी आप ये देख सकते हैं, इसको कहते हैं इन यांग, चाइनीज़ में कहते हैं यिन यांग। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत फेमस एशियन फ़िलासफ़ी है, ईस्ट एशियन फ़िलासफ़ी है, कि दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो मतलब अपोजिट बैकग्राउंड्स जो होते हैं, कुछ भी हो, चाहे मेल फीमेल, फायर और वाटर, अर्थ और स्काई, मतलब धरती आकाश, पानी और आग, आदमी और औरत, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सब दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स चलता है। ये कॉस्मॉस जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा के बैलेंस से ही बना हुआ है। तो दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि खाली नेगेटिव होना चाहिए या खाली पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये एशियन फ़िलासफ़ी है, और इस फ़िलासफ़ी को कोरियन ग्रामर में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी किया गया है। इस फ़िलासफ़ी के आधार पे कोरियन वॉवल्स को लाइट और हैवी वॉवल्स के अंदर बांटा गया है। तो वो कैसे बांटा गया है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम इस क्लास के अंदर बेसिक वॉवल से शुरुआत करते हैं। अच्छा, कोरियन लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी हम एक बार बात करेंगे। ये इंग्लिश से बिल्कुल अपोजिट है। इंग्लिश के अंदर आप जैसे देखते हैं पीटर स्टडीज़ कोरियन। अब यहाँ पर पीटर जो है वो सब्जेक्ट है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर 3 सबसे मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है वर्ब। सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट मोशन में है, सब्जेक्ट डायनामिक है। ठीक है, तो पीटर यहाँ पर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, वो एक जगह रुका हुआ है, वो स्थिर है, उसके साथ कुछ किया जा रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, वो पैसिव है। तो ये सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव होता है। और अब ये एक्टिव और पैसिव आपस में कनेक्ट कैसे हैं ये डिसाइड करता है, ये हमें बताता है उसका वर्ब। पीटर स्टडीज़ कोरियन, पीटर कोरियन पढ़ता है। तो पीटर कोरियन पढ़ रहा है, कोरियन कुछ नहीं कर रही, कोरियन एक ऑब्जेक्ट है, कोरियन को पढ़ा जा रहा है। कौन पढ़ रहा है? पीटर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आया, वॉवल बाद में आया, और ऑब्जेक्ट बाद, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आया। लेकिन कोरियन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैंने पहले अपने पॉडकास्ट में बताया है कि कोरियन हिंदी से बिल्कुल सिमिलर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज, सेंटेंस पैटर्न वाइज। तो अगर आप देखेंगे, हालांकि अभी आप ये नहीं पढ़ सकते होंगे, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कोरियन पढ़ी होगी और ये पॉडकास्ट, ये वीडियो देख रहे हैं, वो शायद इसको पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर पीटर सब्जेक्ट तो पहले है ही, लेकिन यहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आखिरी में वर्ब। कोरियन लैंग्वेज के अंदर हमेशा एंडिंग वर्ब पे होती है, और इसी वजह से, हालांकि कोरियन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन यही एक चीज़ है जो कोरियन को डिफ़िकल्ट बनाती है, उसकी वर्ब एंडिंग। क्योंकि इस पूरे सेंटेंस के अंदर, अब इंग्लिश देख लीजिए, चाहे हिंदी देख लीजिए, चाहे कोरियन देख लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता। चेंज होता है वर्ब के अंदर, टेंस के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, वो एक है कि ज़्यादा हैं, वो आज की बात कर रहा है कि कल की बात कर रहा है, कि आने वाले कल की बात कर रहा है। तो कुछ नहीं, मतलब उस वजह से सिर्फ वर्ब एंडिंग्स के अंदर चेंज आता है। एग्जांपल देता हूँ, हिंदी के अंदर जैसे हम कहते हैं जाना, जाना एक रूट फॉर्म है। अब हम उसको जब यूज़ करते हैं तो हम जाना यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं जाता हूँ, जाऊँगा, जा रहा हूँ, जाने वाला हूँ, जा सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। इसी तरह से कोरियन के अंदर मैं एक वर्ब लेता हूँ, खादा। खादा का मतलब होता है टू गो। अब उस खादा वर्ब की कोरियन के अंदर एंडिंग्स जो अगर आप देखेंगे, मैं उनमें से कुछ बता रहा हूँ। खादा, खामनीदा,
खाशिमनिदा, खासेयो, खाशिपशियो, खालकायो, खाशिलेयो, खापशिदा, खाशसयो, खाससयो, खाजियो। इतनी सारी एंडिंग, और ये सिर्फ उनमें से कुछ एंडिंग्स हैं, और भी एंडिंग्स होती हैं। तो जब कोरियन लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बोलता है तो शुरुआत वो आराम से कर लेता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब तो स्टैटिक हैं, एक फ़िक्स फॉर्म में है। सब्जेक्ट भी जो है वो एक फ़िक्स है, ऑब्जेक्ट भी फ़िक्स है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन एंड तक पहुँचते पहुँचते उसको वर्ब एंडिंग डिसाइड करनी पड़ती है, और वो वर्ब एंडिंग में ही अटक जाता है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वर्ब एंडिंग का रखना है। आगे चलते हैं। स्ट्रोक ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोरियन लैंग्वेज के अंदर, इवन चाइनीज़ लैंग्वेज में भी। जो भी अल्फ़ाबेट आप बनाते हैं, चाहे वॉवल है चाहे कॉन्सोनेंट है, जो भी अल्फ़ाबेट आप बनाते हैं, हमेशा उसको बनाने का तरीका ये रहेगा, स्ट्रोक या तो लेफ़्ट से राइट जाएगा या टॉप से बॉटम जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। हमेशा स्ट्रोक लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। अभी जैसे हम वॉवल्स पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको शुरुआत में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। तो अब हम लोग बेसिक वॉवल्स से शुरुआत करते हैं। पहला वॉवल कोरियन लैंग्वेज का आ, इसकी साउंड है आ। अब यहाँ पर मैंने क्लास लिखा हुआ है, क्लास के अंदर जब ए आता है तो उसकी साउंड आ की होती है। हालांकि यहाँ पर मैं अगर हिंदी वाला आ दूँ तो वो सेम टू सेम यही साउंड है, आ। ठीक है। अब स्ट्रोक ऑर्डर की जो मैं बात कर रहा था, ये आ बना कैसे है। पहले स्ट्रोक चलेगा लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, फिर लेफ़्ट टू राइट। जो भी स्ट्रोक्स बनेंगे वो हमेशा इसी ऑर्डर में होंगे, इसी प्रिंसिपल से चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट, अगला वॉवल है या। जैसे हम यार्ड बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं हिंदी में जैसे या होता है, ये या वो या जो है वही या की साउंड है। अभी आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा और आप अपने आप अगला वॉवल गेस कर सकते हैं। अगला वॉवल है ओ। अब आप बोलेंगे कि मैंने जब आ लिखा था तब भी मैंने ए की साउंड दी थी, लेकिन यहाँ पर ए की साउंड है ऑल की तरह। जब ऑल में ए की साउंड आती है तो वो आ नहीं होती, वो ओ होती है। जैसे औरत, हिंदी में औरत वाला ओ, ये साउंड, तो यहाँ पर ओ की साउंड है। नेक्स्ट वॉवल है यॉ। अब आप एक पैटर्न देखिए, यहाँ पर पहला वॉवल हमने लिया था आ, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक छोटी लाइन। ये छोटी लाइन वही डॉट है जो मैंने बताया था कि स्काई को रिप्रेजेंट करती थी पहले, वही डॉट जो है अब छोटी लाइन की तरह लिखा जाता है उसको। पहले इसमें जो वॉवल था, फर्स्ट वॉवल जो था वो, उसमें एक लाइन थी, नेक्स्ट वॉवल में दो लाइन आ गई। अगला वॉवल जो था ओ, उसमें अपोजिट साइड पर वही छोटी लाइन दिख रही है आपको। इसका नेक्स्ट वॉवल जो है वो यॉ, इसमें अब दो लाइनें दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है, जहाँ दो लाइनें आ रही हैं वहाँ पे या साउंड अटैच हो रही है, वाई की साउंड अटैच हो रही है। तो ये कैरेक्टर है यॉ। यॉ जैसे हम यॉन में बोलते हैं। नेक्स्ट है ओ। अब देखिए, अभी तक हमारे वर्टिकल लाइन वाले वॉवल्स चल रहे थे, अब हमारे हॉरिजॉन्टल वाले वॉवल्स शुरू हो गए हैं। लेकिन स्ट्रोक ऑर्डर वही रहेगा, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट। रोल, रोल में जो ओ की आवाज़ आती है, ओ। नेक्स्ट है यो, योगर्ट। यो। नेक्स्ट है ऊ। अब ये ऊ जो है, ये हिंदी में दो ऊ होते हैं, एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है। एक होता है ऊ, एक होता है ऊ। ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब वो सेंटेंस जब बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको छोटा ऊ पढ़ा जाता है या बड़ा ऊ पढ़ा जाता है, ये क्राइटेरिया क्या है। फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए कि ये ऊ है। नेक्स्ट है यू। जैसे हम यू बोलते हैं इंग्लिश में, यू, सेम टू सेम वही प्रोनाउंसिएशन है, यू। फिर ये वॉवल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वॉवल को मैं आपको बता देता हूँ। इस वॉवल का प्रोनाउंसिएशन है उ, उ। अब इसका कोई एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो
हिंदी या इंग्लिश का इक्विवेलेंट में नहीं दे सकते, लेकिन इंग्लिश में जैसे फर्म बोलते हैं तो फर्म में की साउंड आती है, तो वैसे ही हम कह देते हैं। अब ये वॉवल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा वॉवल है। कोरियन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि आप बिना कंसोनेंट, बिना वॉवल के कंसोनेंट को यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने अपने पॉडकास्ट में भी पीछे बताया था। अगर आपको कंसोनेंट यूज़ करना है तो वॉवल रहेगा, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि इंग्लिश की वोकेबलरीज़ या दूसरी फॉरेन वोकेबलरीज होती हैं जहाँ पर साइलेंट वॉवल्स भी होते हैं, जैसे कंसोनेंट जो होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड के अंदर आखिरी का जो डी है उसमें कोई कंसोनेंट, उसमें कोई वॉवल नहीं आता। लेकिन कोरियन लैंग्वेज के अंदर और जापानीज़ लैंग्वेज में भी यही रूल है, आप बिना वॉवल के कॉन्सोनेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो साइलेंट वॉवल जो है वहाँ काम सबसे ज़्यादा आता है। जैसे मैकडोनल्ड, ट ये एंड में आता है। जैसे साइलेंट वॉवल्स होती है सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट थ, ये उन जगहों पर यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्ट के अंदर एफ और टी के बीच में कोई भी वॉवल नहीं है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज के अंदर आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ फ के नीचे भी है और थ के नीचे भी है, सॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वॉवल है और ये लास्ट बेसिक वॉवल है ई। अब ये भी शॉर्ट ई या लॉन्ग ई, छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में पढ़ा जा सकता है। वो हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स वॉवल, कॉम्प्लिकेटेड वॉवल्स के ऊपर, जो दो वॉवल्स को या दो से ज़्यादा वॉवल्स को मिला के बनते हैं। ये 11 हैं और इनको पहचानना ही बड़ा इजी है। कई बार ये अलग अलग भी पढ़े जा सकते हैं, या फिर जहाँ पर अलग अलग आते हैं, अगर मतलब कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये डिफ्थोंग्स ही यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पर बाय चांस एक वॉवल और दूसरा वॉवल एक के बाद एक आ गए, तो आप उनको कंबाइन करके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी उनको मिला के एक कॉम्प्लेक्स वॉवल बनता है। एक चीज़ और बताना चाह रहा था, ये जो डॉट आपने सारे वॉवल्स के पीछे देखिए, आप देख रहे हैं पीछे सब वॉवल्स के पीछे आपको ये डॉट दिख रही है, ये सर्कल दिख रहा है। ये सर्कल एक्चुअली वॉवल का पार्ट नहीं है, वॉवल्स यही हैं। ठीक है, वॉवल खाली ये है, खाली ये है। ये जो सर्कल साथ में दिया हुआ है ये तब आता है जब वॉवल के साथ कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, जब वॉवल अपने स्टैंड अलोन साउंड में हो, जब उसकी खुद की साउंड ही आ रही है खाली। जैसे हम हिंदी में अगर आ के साथ कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो आ ऐसे लिखते हैं, ऊ ऐसे लिखते हैं, ई ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट कंबाइन हो जाता है तो हम खाली आ की मात्रा लगाते हैं, ऊ की मात्रा लगाते हैं या ई की मात्रा लगाते हैं। इसी तरह से ये सारी समझ लीजिए कि मात्राएं हैं। लेकिन जब ये अकेली आएंगी, जब खाली वॉवल आएगा तो उसके साथ ये लगेगा। अब देखिए कितना आसान है, इस मामले में भी हिंदी से कितना आसान है। हिंदी में हर स्टैंड अलोन वॉवल की अपनी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, सबकी अलग शेप है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये शेप जो मात्राओं की है वो अलग अलग है, बाकी ये अपने आप में खाली एक सर्कल है जो उनके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिफ्थोंग्स के ऊपर काम करते हैं। डिफ्थोंग्स यानी कि दो या दो से ज़्यादा बेसिक वॉवल्स को मिला के बनाया गया कॉम्प्लेक्स वॉवल। पहला है वा, ये ओ, जैसा कि आप देख रहे हैं ओ और आ, तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये ओ है और ये आ है, इनको मिला के वा बनाया गया। वा जैसे वास्ट में आता है। ओके, नेक्स्ट है ओ प्लस ई। ओ और ई बन के बनता है वे। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो वे। नेक्स्ट है ऊ प्लस ओ, ऊ और ओ, इसकी साउंड है वो, जैसे वन के अंदर आती है वो। अब हिंदी में आप इसको ये दे सकते हैं, बट ये भी वाह हो जाएगा एक्चुअल में वो।
ठीक है। आप, मैं फिर कहता हूँ, मैं हिंदी से या इंग्लिश से कंपेयर करके आपको प्रोनाउंसिएशंस के कुछ क्राइटेरिया दे रहा हूँ, बट आप एक्चुअल जो मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बजाय कि उसके इक्विवेलेंट ढूंढने के। कोरियन लैंग्वेज के अंदर कई ऐसे प्रोनाउंसिएशंस आपको मिलेंगे आगे चल के, जैसे कॉन्सोनेंट्स में भी मिलेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश में एग्जैक्ट नहीं है। हालांकि मैं उसको समझाने के लिए हिंदी या इंग्लिश का एग्जांपल लूँगा, या उसके लिए फ़ोनेटिक्स भी लिखी जाती है, लेकिन वो जो फ़ोनेटिक साउंड्स दी जाती हैं वो एक्चुअल साउंड्स नहीं है। एक्चुअल साउंड वही हैं जो कोरियन बोलते हैं, जो मैं यहाँ पर प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। तो आप उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओ और ई, ये मिलके बन जाता है ए। जैसे एड के अंदर ए आता है, एडी के अंदर जो ए आता है हिंदी में, वो ए की साउंड है। नेक्स्ट है आ और ई, ये बनता है ए। एड के अंदर जैसे आती है एड, या ऐनक के अंदर जो साउंड आती है ए की। फिर यौ और ई, अब देखिए, जब ओ प्लस ई मिला था तो बना था ए, तो अब यहाँ पर वाई की साउंड ऐड हो गई है यौ प्लस ई, तो इसको हम बोलेंगे ये। मतलब ए की साउंड में खाली वाई ऐड कर दिया है। जैसे ये हम हिंदी में जो ये लिखते हैं, ये, ठीक है। नेक्स्ट है या और ई, ये बन जाता है ए। अब देखिए यहाँ पर भी वही पैटर्न है, आ प्लस ई जो है वो ए बना था, तो इसमें सिर्फ या की साउंड ऐड हो गई। जैसे हम येलो बोलते हैं, येलो में जो ये होता है, ये येलो, वो ये की साउंड है। उसके बाद है ओ प्लस, अब देखिए ये दो से ज़्यादा वॉवल्स, ये ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स वॉवल है। अभी हमने आ और ई को मिला के ए बनाया था, प्लस उसके अंदर हमने ओ को और ऐड कर दिया, ये बन गया वे। जैसे कि वेल में होती है साउंड, वेल में वे। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे, वो वे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वे का मतलब कोरियन लैंग्वेज में होता है वाई। इट्स एन इंटेरोगेटिव मार्कर, ये क्वेश्चन मार्कर है। वाई, क्यों, उसको हम कोरियन में बोलते हैं वे। अब ये साइलेंट वॉवल जो था हमारा, इसके साथ कंबाइन होता है ई, उ प्लस ई। अब ये उ प्लस ई जो है, ये वैसे तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो इसका एक ही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उई उई, लेकिन इसके एक्चुअली 3 प्रोनाउंसिएशन है। पहला तो यही लिटरल प्रोनाउंसिएशन उ प्लस ई, उई। दूसरा है ई, और तीसरा है ए ए। अब ये तीनों प्रोनाउंसिएशंस जो है डिपेंड करते हैं कि ये जो डिफ्थोंग है ये कहाँ पर आ रहा है। जैसे अगर आप बोलते हैं स्टार्टिंग में, अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ये लगा हुआ है तो हम इसको एज इट इज़ उई प्रोनाउंस करेंगे, उई। अगर ये किसी के नाम के अंदर आ रहा है एंड में, या किसी वॉवल के अंदर, किसी वर्ड के अंदर भी एंड में आ रहा है, मतलब किसी के नाम के अंदर अगर एंड में ये दे रखा है, ये वॉवल आ रहा है, या किसी भी वर्ड के अंदर भी ये एंड में आ रहा है, तो इसको हम ज़्यादातर ई प्रोनाउंस करते हैं। और ये ई जो है ये पोसेसिव पार्टिकल भी है। जैसे हम कहते हैं इसका, उसका, तेरा, मेरा, तो अगर उस केस में ये ई वर्ड आ रहा है, ई जो पार्टिकल एज अ पार्टिकल आ रहा है, पोसेसिव पार्टिकल, तो हम इसको ए प्रोनाउंस करते हैं, ए। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने क्लास के अंदर, वैसे वैसे हम लोग इन क्राइटेरियाज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो ये था उ प्लस ई, उई। आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफ्थोंग के ऊपर, उ प्लस ए। ये भी एक ऑलरेडी एक जो कॉम्प्लेक्स वॉवल है, एक डिफ्थोंग है, उसके साथ एक और बेसिक वॉवल अटैच करके बनाया गया है, उ प्लस ए, वे। और बड़ा ही सही वर्ड हमने चुना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए,
सिचुएशन, अगर कोरियन में भी आप फॉरेन वोकेबलरी ऐसा लिखते हैं सिचुएशन, तो उए की साउंड यही देगा। या फिर जो भी फॉरेन वोकेबलरी ले लीजिए इस तरह की, सॉफ्टवेयर, वेयर, उसमें भी यहाँ पर उए आता है, वेडिंग। तो इस तरह की जो वोकेबलरीज होती है ज़्यादातर ये उए जो डिफ्थोंग है ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये सब हमारे डिफ्थोंग्स हैं जिनको बेसिक वॉवल्स दो या दो से ज़्यादा मिला के इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ हमारी ये क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अभी के लिए आपका यही असाइनमेंट है कि आप ये सारे बेसिक वॉवल्स प्लस डिफ्थोंग्स इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, स्ट्रोक ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखिए। और लैंग्वेज के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इनके डिफरेंट यूजेज भी जानेंगे, इनको कैसे कॉन्सोनेंट के साथ कंबाइन करते हैं, वो तरीका भी बिल्कुल हिंदी के जैसा है। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ इन वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, इन वॉवल्स को अच्छे तरह से याद कर लीजिए, इन वॉवल्स की शेप कैसे बनानी है। मैंने स्ट्रोक ऑर्डर का प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सोनेंट्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उन कॉन्सोनेंट्स के साथ इनको कैसे कंबाइन करते हैं वो भी सीखेंगे। थैंक यू।